आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और बेबाक मुनसिफ में आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर की बड़ी बहस बेबाक मुनसिफ में आज बात करेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली इजलास का हुआ आगाज, लैंड बिल्स पर सियासी घमासान, किसे फ़ायदा और किसे नुकसान, और महराज मलिक की गिरफ्तारी पर सियासत या पब्लिसिटी स्टंट। कांग्रेस हमारे साथ है और हमें सपोर्ट कर रही है। मुझे नहीं लगता है उन्होंने कोई ऐसा काम किया होगा जिससे कि पीएसए उन पर लगाना लाजमी बना। जो हमारे बिल्स हैं, लैंड रेगुलराइजेशन का बिल बड़ा इम्पोर्टेंट है। सुनील शर्मा ने कहा था कि हम देखेंगे ये बिल कैसे आएगा, और इस बिल को लैंड जिहाद का नाम दिया। तो नाज़रीन, जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास 22 अक्टूबर से तो शुरू हो चुका और राज्यसभा के नतीजे भी आ गए हैं। बड़ी खबर यही है कि एनसी को 3 और बीजेपी को 1 सीट मिल गई है, लेकिन जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान असेंबली में अहम सियासी मसाइल पर बहस भी जारी है। इजलास में ख़ास तौर पर लैंड बिल्स और वक्फ के इंतजामात के हवाले से तरमीमी रेजोल्यूशन पर तवज्जो मरकूज़ की गई है, और लैंड बिल्स के कानून पर सियासी इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। अपोजिशन जमातें इस बात पर जोर दे रही हैं कि इससे ज़्यादा फ़ायदा अमीरों को होगा, जबकि गरीब अवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दूसरी तरफ हुकूमत इस इक़दाम को रियासत की मईशत को मुस्तहकम करने और तरक्की के नए रास्ते खोलने के तौर पर पेश कर रही है। तो पीडीपी ने वक्फ इंतज़ामात को मजहबी रहनुमाओं के कंट्रोल में देने का मुतालबा किया, ताकि वक्फ के उमूर में शफाफियत और मजहबी इदारों का बेहतर इंतज़ाम हो सके। लेकिन बाज़ हल्के इस इक़दाम को सियासत की तरफ मायल होने का खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं और इसे मजहबी हम आहंगी के लिए नुकसानदेह समझते हैं। तो वहीं असेंबली के मौके पर सिवाय बीजेपी के तमाम जमातों का इत्तेहाद एक अहम मुद्दे पर देखने को मिला, और वो है एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी, जिस पर हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों ने तशवीश का इजहार किया है और इसकी गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम और सोची समझी साजिश करार दिया, जबकि बीजेपी इस पर होने वाले एहतजाज को पब्लिसिटी स्टंट करार दे रही है और इसे कानूनी कार्रवाई के तौर पर देखती है। वहीं कल असेंबली इजलास के ताज़ियती तकरीरों में भी सियासत हो गई, और उस वक्त राज्यसभा इंतखाबात पर सबकी तवज्जो रही, और राज्यसभा के नतीजे जिस तरह से आए हैं 3+1 यानी 3 एनसी और 1 बीजेपी, तो क्या जम्मू कश्मीर की सियासत का रुख तय करेंगे ये नतीजे, ये देखना बहुत अहम होगा। इस अहम मुद्दे पर बात करने से पहले आइए कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, फिर बहस पर जाएंगे। मेंबर, मैं नहीं कहूंगा सारे, क्योंकि कुछ ऐसे मेंबर हैं जो शायद उसकी गिरफ्तारी के बाद खुश हुए, लेकिन ज्यादातर मेंबर, हम सारे, हम इस चीज को लेके तो परेशान हैं ही, क्योंकि जो भी है, मुझे नहीं लगता है उन्होंने कोई ऐसी बात की होगी या कोई ऐसा काम किया होगा जिससे कि पीएसए उन पर लगाना लाजमी बना। पर हमारी 1-2 शर्तें हैं। एक तो जो हमारे बिल्स हैं, जिसमें लैंड रेगुलराइजेशन का बिल बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको याद होगा कि जब मैंने इस बिल का जिक्र किया तो उस वक्त सुनील शर्मा ने कहा था कि हम देखेंगे ये बिल कैसे आएगा, थ्रेटन किया था, और इस बिल को लैंड जिहाद का नाम दिया था। तो मैं उम्मीद करती हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो एक हिसाब से एश्योरेंस दी, भाई जो भी प्रो पीपल बिल होगा हम उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेंगे। इस जमहूरियत का सबसे बड़ा कहना है कि लोग वोट करते हैं और अपना चुनिंदा नुमाइंदा असेंबली में भेजते हैं। हम चाहते हैं और हमारी अपील होगी कि जल्द से जल्द महराज मलिक साहब को रिलीज किया जाए। वो एक दिखावा है उनका, मजबूरी है उनकी, और दिल से वो भी नहीं चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर इशू है, कोर्ट जो उस पर डिसीजन देगा हमारे सर माथे पे, ये एक पॉलिटिकल स्टंट था, एक पॉलिटिकल स्कोर्स गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हम सभी लोगों ने उनको मिस किया और हम चाहते हैं महराज मलिक साहब को न सिर्फ रिहा किया जाए बल्कि उनको असेंबली में आने की इजाज़त हो। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं, काजी इमरान एनसी स्पोक्स पर्सन हैं, और साथ में दूसरे खास मेहमान शोकिया कुरैशी साहबा पीडीपी स्पोक्स पर्सन, साथ में रजनी सेठी जी बीजेपी स्पोक्स पर्सन, और सोहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप चारों का बहुत बहुत इस्तकबाल है आज की इस डिबेट में। मुद्दे बहुत हो गए हैं क्योंकि असेंबली है, तो असेंबली के सामने मुद्दे भी बहुत होंगे और बहस भी होगी। काजी इमरान, पहले तो आपको मुबारकबाद के एनसी की 3 सीटें जिस तरह की तवक्को की जा रही थी वो नतीजे सामने आए हैं, और बीजेपी को भी बहुत बहुत बधाई।
लैंड बिल्स कानून से गरीब आवाम को क्या फ़ायदा पहुंचेगा? मसला यही है कि फ़ायदा है किसका? लैंड बिल ये इशू बन क्यों रहा है तमाम पार्टियों के बीच? खासकर पीडीपी इस पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। काजी इमरान, देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं अपने तीनों कैंडिडेट्स को, चौधरी और शमी ओबराई साहब को, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं सारी पार्टीज का जिन्होंने हमें एक यूनाइट होके एक वोट कर दिया बीजेपी को बाहर रखने के लिए। ये सिर्फ इलेक्शंस की चाहती है कि इसी तरीके से जैसे इलेक्शंस में हम एक साथ एकजुट खड़े हुए, उसी तरीके से जितने भी मसाइल जम्मू कश्मीर के मसाइल है, चाहे वो पॉलिटिकल मसाइल है, डेवलपमेंट के इश्यूज हैं या कोई भी इशू हो, उसमें भी इसी तरीके से एकजुट होकर हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जो भी हुकूक हमसे छीने गए हैं, जो भी डिसीजन भाजपा की तरफ से लिए गए हैं, चाहे वो 5 अगस्त 2019 को हुए या उसके बाद हुए हैं, उन सब के खिलाफ इसी तरीके से एक लड़ाई लड़ी जाएगी और अपने हुकूक, अपने जितने भी राइट्स हैं, उन सबको वापस लाने की कोशिश की जाएगी। बाकी रही बात, जहां तक आप लैंड बिल की बात कर रहे हैं, देखिए कोई भी बिल, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर उस बिल के साथ है जो लोगों के हक में होगा। इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है, इसमें किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को फायदा नहीं होने वाला है। ये ओवरऑल जितना भी गरीब तबका है उसको फायदा होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को अश्योर किया है कि आपके इस बिल के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल खड़ी रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल नहीं है, ये सवाल जम्मू कश्मीर के लोगों का है। और ऐसा कोई भी बिल, चाहे वो कोई भी पार्टी लेकर आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के हक के लिए उस हर बिल के साथ खड़ी रहेगी। ठीक है। शौकिया कुरैशी जी, बिल का झगड़ा है, जैसा कि मैंने बाइट में भी सुनाया, महबूबा मुफ्ती साहबा ने कहा कि ये बिल बहुत अहम है, लेकिन सरकार ये कहती है कि रियासत की मईशत को मुस्तहकम करना है, या फिर ये अमीरों के मफाद में है, गरीबों का सोच रहा सिर्फ पीडीपी सोच रही है, तो फिर झगड़ा किससे है, बीजेपी से या एनसी से? शौकिया जी। जिलानी साहब, प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो मेरे आज के पैनलिस्ट हैं इन्हें मेरी तरफ से आदाब। देखें, जहां तक बिल का सवाल है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब ये झगड़ा जो है वो सॉल्व हो गया है, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी ये जो बिल है इसे जब हम इसको पेश करें तो इसे टेबल किया जाए, और क्योंकि ये गरीब आवाम की बात थी जी, और हमें इस बात की खुशी भी है। देखिए, पहले तो इन्होंने कुछ इनके स्पोक्स पर्सन ने और लीडरान ने ये कहा कि ये एक सौदेबाजी है, लेकिन फिर शायद जल्दी ये इस बात को समझ गए कि ये सौदेबाजी नहीं है, बल्कि ये अवाम के हित की बात है। तो हमारी यही कोशिश है कि ये जो हमने इसकी बिल की बात की है जो लैंड के लिए है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने भी खैर मकदम किया नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस बात का, और आगे भी अगर लोगों के हित की कोई बात होगी तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमारा साथ देगी, और अब कहीं ना कहीं शायद बीजेपी को भी, हमारी जो मरकजी सरकार है, उनको भी अब कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जहां तक लीज की बात हुई थी, लीज की जमीनों की बात हुई थी, वो कहीं ना कहीं था कि वो किसी कहीं होटल है या अमीरों की बात है, लेकिन हमने उन लोगों की बात की जिनके सरों पे छत नहीं है। वो बिल्कुल 5 मरले, 8 मरले, 10 मरले की बात है, और मुझे इस बात का यकीन है कि इंशाल्लाह अब ये जो लोगों की मुश्किल है वो आसान हो जाएगी। ठीक है, एनसी और पीडीपी का समझौता तो हो गया लैंड बिल पर, लेकिन बीजेपी के हवाले से अगर बात करें, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस बिल को लेकर एक तरह से मुखालफत दिखाई गई, सुनील शर्मा का नाम भी उन्होंने लिया, कि क्यों मुखालफत है और अपोजिशन का मौक़िफ़ कितना मजबूत है इस पर? रजनी जी। जी, मुझे आज बड़ा अजीब सा लग रहा है कि एनसी और पीडीपी दोनों हाथ मिला बैठे कश्मीर में राजनीति करते करते आज उनकी ऐसी मजबूरी हो गई कि उनको दोनों को हाथ मिलाना पड़ा। उनको राज्यसभा में वोट लेने के लिए पीडीपी के आगे सरेंडर करना पड़ा। पीडीपी ने उनकी डिमांड्स रखी कि हमारे बिल क्लियर कर दीजिए, उसके बाद हम आपको वोट देंगे। ये अलग ही राजनीति जम्मू कश्मीर में देखने को मिली है। ठीक। रही बात जो आप लैंड बिल की बात कर रहे हैं, देखिए हम एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में है। 29 हमारी सीट्स थी जिसमें 28 रही हैं। जी। स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के नाते
जो जनता के हित में बिल होंगे उसको हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, मगर जो कहीं ना कहीं जनता के अगेंस्ट जाएंगे, जो कहीं ना कहीं एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पर तानाशाही चलेगी, यहाँ पर किसी एक तबके को फैसिलिटीज दी जाएंगी, तो मुझे लगता है उस बिल की अपोजिशन होगी। अभी ये बिल किस रूप में आता है, किस तरीके से ये आगे इसको पास करवाते हैं, और अपोजिशन में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा जी हैं, हमारे जितने विधायक हैं उनके थ्रू जब ये बिल सामने आएगा तो मुझे लगता है कि इस पर क्या हमारी राय रहेगी, इस पर हम क्या एक्शन करेंगे, वो सब देखा जाएगा। रही बात जमीनों को देने की, जो मेरे पर्सनल एंगल से अगर देखा जाए जिलानी जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत से गरीबों को घर भी दिए गए, उनको जिनके पास घर नहीं थे, आपने देखा लगातार पिछले काफी सालों से उनको घर मुहैया करवाए गए। बाकी रही बात की अगर किसी ने कब्जा कर लिया पिछले 20 सालों में, तो उनको वो जमीनें अलॉट कर दी जाएं। मुझे लगता है कि इस पर केंद्र सरकार भी ध्यान देगी, हमारी यहाँ की जो अपोजिशन है बीजेपी की, वो भी इसको संज्ञान में लेगी, और उसके बाद ही इस पर कोई फैसला होने का मुझे लगता है। सिर्फ पीडीपी और एनसी इस पर फैसला नहीं कर सकती, इसमें अपोजिशन की अहम भूमिका रहेगी, बीजेपी अपना रोल प्ले करेगी। तो आपको क्या लगता है कब्जेदार को मालिक बनाने की कोशिश हो रही है? देखिए, जो जिस हिसाब की मुझे सामने दिख रहा है कि ये कह रहे हैं कि जो पिछले 20 साल से 30 साल से रह रहे हैं उनको वो अलॉट कर दिया जाए, फिर तो वो जो मेहनत करके घर बना रहे हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से घर बनाया है या जमीन ली है, तो फिर उनकी मेहनत का फायदा क्या दिलानी जी? अगर हम इस तरीके से बंदर बांट करके किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है कि वो गलत है। इसमें कैसे रूप में ये बिल को लाया जाता है, मुझे लगता है बीजेपी इसको पढ़ने के बाद ही ये हमारे सामने क्लियरिटी आएगी। ठीक है सोहेल भाई, जिस तरह से लैंड बिल का इशू सियासत इस पर गरमा रही है, क्या लगता है कि ये लैंड बिल क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा है, या आवाम के लिए वाकई ये गरीबों के हक की बात हो रही है, या फिर अमीरों का, जिस तरह से ये भी सामने आया कि अमीरों को फ़ायदा होगा, या फिर ज़मीन की कीमतों में इजाफा होगा, एक रियल एस्टेट बूम होगा जम्मू कश्मीर में, लेकिन किसानों को भी तो नुकसान होगा। इस हवाले से क्या कुछ ज़मीन पर देखा जा रहा है? देखिए सर, महबूबा मुफ्ती जी भी सरबराह हैं अपनी पार्टी की और चीफ मिनिस्टर भी रही हैं और एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, और कोई बिल भी हो, मैं किसी पर्टिकुलर बिल की बात नहीं करता हूँ। बिल ऐसा नहीं है कि अगर वो चीफ मिनिस्टर थी, अगर उनकी पार्टी सरकार में थी तो बिल लाया और महबूबा जी की पार्टी ने उसको बिल को पास कर दिया, ऐसा होता नहीं है कभी भी। क्योंकि बिल लाना जो होता है एक आपकी एक शुरुआत होती है। बिल पीपल सेंट्रिक है, पीपल सेंट्रिक है, यूनियन टेरिटरी सेंट्रिक है, किस तरह का सेंट्रिक है, उस पे उसको पहले बिल को स्पीकर कस्टोडियन होता है, वो बिल को इंट्रोड्यूस करता है। मुझे जहां तक पता है 32 बिल्स थे, मुझे लगता है 7 या 9 बिल्स को ही इजाजत मिली है असेंबली सेशन में आने की। तो उन 7 बिलों पे चर्चा होगी, फिर वोटिंग होगी, और वोटिंग जो है वो एक इंडिविजुअल पार्टी तो नहीं करती है ना जी, वो तो वोटिंग के नंबर के आधार पे वो बिल पास होता है, रेजोल्यूशन पास होती है। तो मुझे यहाँ तक ये लगता है इस वक्त तो इलेक्शन है नहीं, इलेक्शन अगर सब साजगार रहा तो 4 साल बाद होगी। आज राज्यसभा की तो हो गई, अब तो 1-2 महीने विराम रहेगा सियासत पे। तो अभी तो 4 साल सरकार चलनी है, टचवुड अगर आराम से सरकार चले तो भी सियासत की तो कोई बात नहीं है। ये जो इश्यूज है ये पीपल सेंट्रिक है। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं जी, अच्छी सियासत वही होती है दुनिया में या हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में कहीं भी, चाहे घर में ही हो, जो फ्लेक्सिबल हो, जो फ्लेक्सिबल सियासत होती है, उस पे आप चर्चा एक बार नहीं 10 बार करते हैं, ओपिनियन मिलते हैं नहीं मिलते हैं, एक दूसरे को ओपिनियन मनाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसका वजूद जो होता है उस ओपिनियन का सामने आता है, जिसको हम तकरार के बाद जिन फैसलों का पे हामी होते हैं या जिन रेजोल्यूशंस पे हम एग्री करते हैं, for the sake of the people of Jammu and Kashmir, for the sake of the overall scenario of the Jammu and Kashmir, वो बिल पास होता है। तो मुझे लगता है अभी तो बिल आए हैं, बिल लगे हैं, बिल पे चर्चा होगी, वोटिंग होगी। अगर देखिए 88 जो नुमाइंदे हैं 88 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, अगर उसमें सर्वसहमति बन के वो बिल पास होता है तो इसका मतलब है उस बिल में जान है, वो पीपल सेंट्रिक है, और हर लेजिस्लेटर जो है पहले इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन वैल्यूज को अंडरस्टैंड करता है, और करना भी चाहिए। अगर आप उस पर डिक्टोरल सिस्टम से किसी चीज को थोपने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती लाने की कोशिश करते हैं, तो वो ना तो उस पर्टिकुलर पार्टी के लिए अच्छा होता है, ना स्टेट के लिए अच्छा होता है, ना फिर सरकार के लिए अच्छा होता है। तो चर्चाएं होनी चाहिए। मैं समझता हूं जिस घर में, जिस समाज में चर्चाओं का, जिसको हम 2 टायर डिप्लोमेसी कहते हैं,
जितनी ज्यादा होंगी उतना वो मुल्क जो है वो प्रॉस्पेरेट नहीं, इस बिल को लेकर अवाम का मौक़िफ़ क्या लग रहा है आपको? अगर गरीबों के हवाले से इस बिल में बात हो रही है तो गरीब लोगों के लिए वाकई कुछ है, और गरीबों का क्या कुछ इसमें फ़ायदा होने वाला है? क्या लगता है इस बिल से? बिल्कुल सर, फायदा होने वाला है। अब हम इस डिबेट पे, इस टॉपिक पे लंबी बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको आंकड़े बता दूंगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में तो जनाब पिछले 20-30 सालों में अगर कोई फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री हुई है वो सिर्फ लैंड ग्रैबिंग की हुई है, वो सिर्फ स्टेट और फॉरेस्ट लैंड की हुई है, गरीबों की जिक्र नहीं है कहीं भी। और जम्मू में जहां मैं रहता हूँ वहां तो तबाही हो गई है, कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान बिक गए। तो ये इशू बड़ा लंबा है, डिबेटेबल है, अगर एक दिन सेमिनार करेंगे तो बात करेंगे। ये अभी जो बिल है ये एक मखसूस तबके के लिए है, एक जो तरीकाकार चल रहा है उसको रेगुलाइज करने के लिए है, उसको मेन स्ट्रीम पे लाने के लिए है। तो उसको बिल को आने दीजिए, चर्चा कीजिए, वोटिंग कीजिए। अगर उसमें जान होगी बिल में तो पास हो जाएगा, बिल में जान नहीं होगी तो छोड़ दीजिए। बिल बहुत से रिजेक्ट भी हो जाते हैं। हाँ, बिल असेंबली में आएगा, लेकिन सरकार की सहमति भी है। अगर आवाम के हक की बात है तो वो उसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे, और पीडीपी एनसी इस पर एक सहमत है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से एक बड़ा ही सख्त कमेंट जिस तरह से आया, महबूबा मुफ्ती के हवाले से मैं बता रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि ये लैंड जिहाद है, तो किसी चीज़ को मजहबी रंग दे देना। रजनी जी, बिल आने से पहले ही इस तरह का एक्शन क्यों बीजेपी की तरफ से? देखिए, हर एक को अपनी बात रखने का पूरा राइट बनता है। लीडर ऑफ अपोजिशन ने किस एंगल से कहा, महबूबा जी का मुझे लगता है कि ये बड़ा गलत तरीका का बयान है कि लैंड जिहाद का उन्होंने नाम दिया। अभी सुहेल भाई ने बताया कि बिल को आने दीजिए, बिल का क्या रूप रंग रहेगा, जनता की फेवर में है, तो मुझे लगता है इस पर डिस्कशन होने की बात है। बीजेपी क्या स्ट्रेटेजी करेगी, तो मुझे लगता है ये सारा कुछ आने वाले दिनों में आपके सामने होगा। तो क्या लगता है इस बिल को लेकर, क्या सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स की भी इसमें आपको बू आ रही है? जिलानी जी, जो डिमांड पीडीपी कर रही है इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि पीडीपी अपना वजूद खो बैठी है। इस समय वो अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी एनसी से डिमांड कर रही है, और एनसी को पूरा करना उनकी मजबूरी रही, क्योंकि आज राज्यसभा का चुनाव था और एनसी की डिमांड थी कि उनकी 3 सीटें उनको चाहिए थी, 3 वोट्स उनको चाहिए थे। अब देखते हैं आने वाले दिनों में असेंबली आपके सामने चलेगी, एनसी कितने अपने वादों पर खरे उतरेगी, पीडीपी की कितनी डिमांड्स को फुलफिल करेगी। जम्मू कश्मीर में राजनीति हर दिन अलग रंग पकड़ती है, तो आने वाले दिनों में असेंबली में आपको देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर की राजनीति किस तरफ जा रही है। बिल्कुल, हम भी ये देखेंगे। लेकिन एक और मुद्दा यहाँ पर है, असेंबली में पीडीपी की तरफ से एक और बिल या कहें वक्फ को मजहबी रहनुमाओं के हवाले करने का मुतालबा किया गया है। तो कितना मुनासिब है, और क्या ये इसके पीछे के अवामिल क्या हैं? काजी इमरान, जिस तरह से मजहबी रहनुमाओं के हवाले करने की बात हो रही है पीडीपी की तरफ से, क्या ये बिल या इस तरह की बात भी असेंबली में होगी? तो क्या एनसी इस पर है, सहमत है? देखिए, जो अमेंडमेंट पार्लियामेंट में लाया था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे इश्यूज को रेज किया गया था। बहुत सारे रिलीजियस के हमारे उन सब लोगों कुछ अमेंडमेंट करने की बात की थी, पर जब जेपीसी ने वो बिल सबमिट किया तो उन्होंने उस पे किसी पे भी सहमति नहीं लाई जी। बाकी जहां तक रही बात, आप श्राइन बोर्ड की बात कर लीजिए, जब है कि यहाँ पे कोई गैर मजहबी इंसान इसमें मेंबर नहीं रह सकता है। इवन कि आप अगर कोई बुद्धिस्ट भी है तो सिमिलरली है, ये भी आपका एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट है। ये आपकी वक़्फ़ की प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो लोगों ने वक़्फ़ की है फॉर द वेलफेयर ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो अगर उनकी रहनुमाई रिलीजियस लोग करेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, के हक में है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि पार्लियामेंट में आया है उसमें जितनी चेंजेस हुई हैं वो नहीं होगी। जो सारी कस्टोडियन जो होना चाहिए इसका, वो एक मजहबी रहनुमा होना चाहिए जिसको पता हो कि ये लैंड या कोई भी प्रॉपर्टी जिस चीज की वजह से वक्फ की गई है, जिस पर्पस के लिए वो दी गई है, वो प्रॉपरली फुलफिल हो। यानी रियासती सतह पर आप अपने तौर पर ये चीजें तय करेंगे, अब मरकज का कोई अमल दखल आप चाहते नहीं है वक्फ को लेकर? नहीं होना चाहिए जी। शोकिया जी, जिस तरह से आपका मौक़िफ़ है पीडीपी का, पार्टी का, कि मजहबी रहनुमाओं के हवाले करना चाहिए, किस तनाजुर में ये किया गया था? ये हवाला भी दिया गया था,
वहीद परान ने यह भी कहा था कि हालिया जिस तरह से एक मजहबी मकाम पर सिर्फ एक तख्ती लगाने को लेकर बड़ा भौचाल आया था, तो क्या सियासी रहनुमाओं के कंट्रोल से बाहर रखने की एक कोशिश है, क्योंकि आप भी सियासी पार्टी हैं? देखिए जिलानी साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कश्मीर जो है, हमारा कश्मीर रीजन जो है, यहाँ पे इसको पिरवर और रिश्वर कहा जाता है, और जिस तरह से जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है, तो बहुत जरूरी है कि जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं वो जानते हैं कि हमें किस तरह से, अभी जैसा कि इमरान साहब ने भी कहा कि वो जानते हैं कि वक्फ किसने किया है, और ये जो इसका जो चाहे इनकम है या प्रॉपर्टीज है, इनको किस तरह से खर्च करना है। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे यहाँ एक इस्लामिक तरीके से बांटा जाता है हर एक को, चाहे ज़कात है, खैरात है या बाकी जो मामलात हैं, उस तरह से होता है। और बिल्कुल सही है, इसका जो रहनुमा है वो एक मजहबी रहनुमा होना चाहिए, क्योंकि वो ये सब चीज जानते हैं। और जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि वक्फ बोर्ड पे एक बहुत बड़ा बवाल मच गया था, और उस वक्त हमारी मांग सबकी यही थी कि इसका जो, इसमें कोई भी गैर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। आप देखें कि अभी इन्होंने कहा, रजनी जी ने, कि बंदर बांट की बात, देखिए आप बंदर बांट की बात ना ही करें तो बेहतर है। ये हम सब जानते हैं कि बंदर बांट कौन और कैसे करता है। यहाँ पे हमने पहले भी, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कहा था कि जब भी कहीं हमारे कश्मीर के लोगों की बात आएगी, उस वक्त हम शायद सब एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे। और बिल्कुल आप ऐसा न कहें कि इस वक्त हमारी मजबूरी थी तो हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया, लेकिन इस वक्त हमने लोगों के बारे में सोचा। और आप इसको अब पॉलिटिक्स कहें, वोट बैंक के लिए कहें, तो अब किसी की सोच पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई कुछ भी सोच सकता है। लेकिन इस वक्त हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने आपस में, हायर अथॉरिटी ने बैठ के मशवरा किया और हमने इनको सपोर्ट किया। जी रजनी जी, जिस तरह से औकाफ को लेकर अब एक अलग राह बनाई जा रही है, जिस तरह से मरकज़ की तरफ से, सेंटर की तरफ से वक्फ को लेकर जिस तरह चीज़ें सामने आई, अब स्टेट में इसको लेकर के एक नया तरीक़ेकार अपनाने की कोशिश है, और आपकी पार्टी की तरफ से कुछ बयानात इस तरह के भी हैं कि वक्फ के जो इंतज़ामात हैं, रिलीजियस लीडर्स की इंटरफेरेंस से रियासत में सांप्रदायिक इश्यूज पैदा हो सकते हैं। क्या कितनी सच्चाई है इसमें? जिलानी जी, मुझे लगता है ये इशू अभी कोर्ट में चल रहा है जी, हमें इस पर ज्यादा टिप्पणी तो करनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि किसी का राइट है वक्फ करने का, मगर उस पर ट्रांसपेरेंसी होने की बिल्कुल जरूरत है। क्या वो सही इंसान तक पहुंच रहा है, क्या वो जरूरतमंद को मिल रहा है? क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस देखने को मिली जिलानी जी, बहुत सी बच्चियों की शादी हो रही है मगर उसमें इनका कोई रोल नहीं रहा, जबकि इनका एक मोटिव होता है कि ये हेल्प करेंगे, किसी नीडी पर्सन को ये मदद करेंगे, किसी जरूरतमंद की अगर शादी है बच्ची की तो उसमें ये हेल्प करेंगे। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जबकि ये देखने को मिला कि उन प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर लिया गया, उनको अपनी प्रॉपर्टी समझकर इन लोगों ने यूज किया, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें रोल प्ले करना पड़ा। अभी तो ये कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट इसको किस रूप में लाता है हमें वेट करना चाहिए। रही बात स्टेट गवर्नमेंट की, इन्होंने साल पहले जिलानी जी अपने मैनिफेस्टो की जो पॉइंट्स दिए थे उनको ये डाइवर्ट कर रहे हैं। अब पीडीपी इनका हाथ मिला रही है, क्यों? देखने को जो मिल रहा है ना जी, मुझे लगता है पीडीपी और एनसी को एक साथ अलग अलग पार्टियां ना बनाकर एक ही पार्टी में इनको मर्ज हो जाना चाहिए, क्योंकि इनका लक्ष्य एक ही है, जम्मू कश्मीर ये अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और जो देखने को मिला इस समय, कल इनकी विधायकों के मुंह से जो सुनने को मिला कि कश्मीरी वर्सेस बीजेपी, इसका मतलब मुस्लिम वर्सेस हिंदू, ये माइंडसेट वहां के कश्मीर के एमएलए का देखने को मिला, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पब्लिक को। तो ये माइंडसेट इन्होंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया पूरे कश्मीर में। अभी इनकी भाषा में आपने सुना कि हमने कहा सोचा है कि हम एक साथ बीजेपी को हटाएंगे, एक साथ इसीलिए जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी से ये डर गए हैं, बीजेपी से एनसी और पीडीपी आज बुखला गई है कि वो बीजेपी एंटर कर गई है कश्मीर में, जिसको ये चाहती थी कि वो बाहर रहे। बीजेपी एक नेशनल पार्टी है जिलानी जी, पूरे देश में अलग अलग राज्यों में वो शासन कर रही है। कश्मीर कश्मीरी और बीजेपी और हिंदू तीनों में फर्क होगा, कैसे आप इसको जोड़ रही हैं? सवाल ये भी है रजनी जी। देखिए, उन्होंने कश्मीरी, देखिए आप जिलानी जी देखिएगा
हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि इन्होंने राज्यसभा में जाने के लिए अपने एमएलए को कुरान की कसम दिलवाकर कहा कि आप वोट वहां देंगे। इसका मतलब इन्होंने मुस्लिम कार्ड खेला वहां पर, जो कश्मीर में इतने सालों से वहां चल रहा था। रिलीजियस चीजों को इन्होंने, सेंटिमेंट्स को फिर से दोबारा लाया इन राज्यसभा के चुनाव में। ये कोई नई चीज नहीं है जिलानी जी, ये पिछले काफी सालों से यहाँ पर इनके इमोशंस को हमारे हिंदू मुसलमान करके वोटों को लिया जाता है। और कश्मीरी तो कश्मीरी है, भाजपा जो है चाहे वो पंडित हो मुसलमान हो, कश्मीरी कश्मीरी है। फिर कश्मीरी को हिंदू और मुसलमान क्यों किया जा रहा है? ये पंडितों को कश्मीरी, जिलानी जी ये पंडितों को कश्मीरी नहीं मानते, ये मुसलमानों को सिर्फ इनके विधायक जो है, इनका माइंडसेट जो है ना एनसी का, ये हम लोग जानते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर के नागरिक जानते हैं कि इनका माइंडसेट कश्मीरी को लेकर ओनली मुस्लिम है। ये पंडितों को अगर ये मुसलमान अपनी कौम का ही मानते या अपनी बरादरी का मानते तो उनका विस्थापन ना करते कश्मीर से। ये जो आपके सामने है इनका डबल रोल है, ये दिल्ली में जाके कुछ करते हैं और जम्मू कश्मीर में आके इनका रोल चेंज हो जाता है। आज मुझे इनसे जरूर ये कहना चाहूंगी कि आप हाथ मिला लीजिए। एक नई बहस आपने यहाँ पर छेड़ दी, मैं यहाँ पर आपके इस सवाल का जवाब लूंगा। काजी इमरान, बहुत कम वक्त है, जल्दी से इस पर आप जवाब दे दें। कश्मीरी कौन? जिलानी साहब जिस स्टेटमेंट की बात मैडम कर रही हैं, मुझे उम्मीद है वो ये स्टेटमेंट उन्होंने सुना है, बिल्कुल सही बोला है इन्होंने जो वर्ड्स यूज किए। पर ये स्टेटमेंट कुल किसी भी नेशनल तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आया है। मैं हमेशा यही अपील की सबसे कि आप हमें भाजपा को बाहर रखना है। सेम स्टैंड बीजेपी का था, सेम स्टैंड पीडीपी का था, सेम स्टैंड इंजीनियर खुर्शीद साहब की पार्टी का था, तारागामी साहब का था, और जितने बाकी इंडिपेंडेंट एमएलए थे उन्होंने भी यही डिसाइड कर लिया। इंडिपेंडेंट एमएलए आप बोलिए जम्मू से, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप इनकी बात, डिप्टी सीएम साहब की बात कर लीजिए, टी शर्मा साहब की बात कर लीजिए, रामबन से राजू जी की बात कर लीजिए। तो मैडम इस चीज को डाइवर्ट करना चाहती हैं और एक नया रंग देना चाहती हैं। ये बेसिकली ये जो स्टेटमेंट आया था ये की तरफ से आया था, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की किसी विधायक की तरफ से ये स्टेटमेंट है। हाँ, मतलब यहाँ पर बीजेपी एनसी का झगड़ा था, ना कि हिंदू मुसलमान का। जी शोकिया जी अपनी बात रख लीजिए, 30 सेकंड। जी, हमें हमेशा बीजेपी से सुनने को मिलता है लव जहाद, फूक जहाद, लैंड जहाद, ये सब जो चीजें हैं ना ये हम सुनते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिलानी साहब मुझे लगता है कि आज बीजेपी को एक डर है, कहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपस में कोई टाई अप ना हो जाए कि और ये इनको बहुत बड़ा डर है कि ये फिर अपनी सियासत किस तरह से चलाएंगे। अभी कल एक डिबेट में हमारे जो बीजेपी के तर्जुमान थे वो कह रहे थे हम तो नगरोटा और बडगाम की सीट जरूर जीतेंगे, इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे। मैंने कहा इसका मतलब है कि जिस तरह से आपने पूरे भारत में धांधलियां की हैं, यहाँ भी आपने बिल्कुल अपना जाल जो है वो बिछाया है कि आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रजनी जी कह रही हैं ये इनका एक डर और खौफ जो है ये इस तरह के अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यहाँ कौन किससे डरा पता ही नहीं चलता। बीजेपी कभी कहती है कि ये सारी पार्टियां बीजेपी से डर रही हैं और आप लोग कहते हैं कि बीजेपी डर रही है। सोहेल भाई मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन असल जो बेसिक मेरा सवाल था कि औकाफ का जो इशू है, मजहबी इदारे हैं, क्या ये कदम धार्मिक संस्थान में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा या फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट का हिस्सा बनने जा रहा है, मजहबी चीजों को लाकर बीच में? अभी जो दिख रहा है, अभी तो अमेंडमेंट 2025 आनी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। अभी जो हुआ और जो वक्फ बोर्ड यहाँ पे तश्कील जिसको दिया गया, जिसमें मुझे भी नॉमिनेट किया गया 2022 में, और मैंने तो 1 साल के बाद काम नहीं किया। ऑनरेबल गवर्नर साहब को कह दिया, दिल्ली भी चिट्ठी भेज दी कि सर अब मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, लेकिन अभी भी मैं मेंबर हूँ। तो इसलिए वो ये था कि एक चेयरपर्सन बना दिया आपने बोर्ड बनाया 3-4 मेंबर्स का, लेकिन बोर्ड विदाउट मेंबर्स जो है वो एक्ट करता है पिछले 3 साल से, और जितने भी डिसीजंस हुए हैं बोर्ड को पता ही नहीं है। जो 3 मेंबर्स हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट एक आईएएस ऑफिसर है जो कस्टोडियन जनरल है जम्मू कश्मीर में, जो गवर्नमेंट की साइड से, इवन दो कि उसको भी पता नहीं है कौन सी ज़ियारतें आपने बेच दी, कौन सी आपने होटल्स बेच दिए। रजनी जी को पता नहीं होगा, मैं इनकी नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। सिर्फ ज़ियारतें नहीं है हमारी, सिर्फ मस्जिदें नहीं है औकाफ के पास, स्कूल भी हैं, कब्रिस्तान भी हैं, उसके अलावा प्राइम प्रॉपर्टीज हैं जम्मू में भी, कश्मीर में भी, कठुआ में भी, पुंछ में भी,
जो रेवेन्यू जनरेटिंग है, और उन सब डिसीजंस को पिछले 3 सालों में किसको कितनी जमीन दे दी विदाउट द सैंक्शन ऑफ द बोर्ड, विदाउट द सैंक्शन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं जी, मैं नहीं मानता हूं कि रिलीजियस स्कॉलर ही चेयरपर्सन होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले मादरे मेहरबान किसी जमाने में चेयरपर्सन रही है। महबूबा जी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर वेस्टेड पावर्स के साथ चेयरपर्सन रही है। इसके अलावा बहुत से लोग हमारे अनंतनाग से जो कुछ फैमिली थी वो रही है चेयरमैन। उसके अलावा कोचक्स थे वो वाइस चेयरमैन रहे हैं इसके। लेकिन जो तो सोहेल भाई, एक चीज है कि वक्फ के इंतजामात में अगर तब्दीली होती है तो रिलीजियस हार्मोनी को किस हद तक मुतासर करेगी? क्या इस तरह के इम्कानात है? बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है जी। जिस इंसान को रिलीजियस सेंटीमेंट्स का इल्म होगा, हाँ, वो स्कॉलर हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, मुस्लिम कम्युनिटी से ही होगा ना, या कोई रिलीजियस स्कॉलर को भी आप इंक्लूड कर लीजिए उसमें। जी, ठीक है, तो रायनामा तो बनाइए, कभी बोर्ड मीटिंग होगी तो रायनामा लेंगे ना। बिल्कुल। आप थोप देंगे किसी को ऊपर और वो तबाही और बर्बादी कर देगा, और तबाही बर्बादी तो उसकी भी होगी जब वो चेयरपर्सन नहीं रहेगी, दूसरी सरकार आएगी, सिट बनेगी, कोई और एलिगेशन आरटीआईज लगेंगी, तबाही तो उसकी होगी। लेकिन जब तक पावर है तब तक तो उसने तबाही कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू कश्मीर के रिलीजियस सेंटीमेंट्स का भी, प्रॉपर्टीज का भी और उसके रखरखाव का भी। तो इन चीजों के लिए मरकज को ये चीजें जो मुतलका स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके डोमेन में रखनी चाहिए, और मुतलका जो चीफ मिनिस्टर होते हैं या यहाँ के जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं या असेंबली में हमारे मेंबर्स हैं, वो डिसाइड करें कि ये जो बोर्ड्स हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि औकाफ ही एक बोर्ड है, बहुत से 17-18 बोर्ड्स हैं जो डिफंक्ट पड़े हैं जम्मू कश्मीर में, उनमें क्रेडिबल लोगों को लाइए जो उस बोर्ड्स की ग्लोरिफिकेशन कर। रियासत के हवाले से सारी चीजें तय होनी चाहिए ताकि वहां की जरूरियात को समझा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करेंगे फिलहाल, क्योंकि असेंबली का आगाज़ जैसे ही हुआ, असेंबली के आगाज़ के साथ ही एक आवाज़ या एक सियासी बयान इस इशू पर भी देखने को मिला कि एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी, कि साहब महराज मलिक की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है या सिर्फ कानूनी कार्रवाई? एक बड़ा सवाल ये बन रहा है। हमारे साथ 4 खास मेहमान मौजूद हैं। काजी इमरान इसको कैसे देखते हैं? हालांकि सीएम साहब का जिस तरह से बयान आया असेंबली के बाद कि कई एमएलएज हैं या कई लीडर हैं, एक तरह की सियासी घबराहट होती है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये कानूनी कार्रवाई है, इंतकाम है जो कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में? आपके सवाल पे आने से पहले मैं थोड़ा सा मुझे एक पॉइंट रेज करना था जो रजनी जी ने बोला था कि ये जो वक्फ में जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं ये ट्रांसपेरेंसी के लिए आ रही हैं। यहाँ पे हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं जो मेंबर भी हैं इस वक्त बोर्ड के, वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं ये स्टेट के। अभी तक 3 बार एक्सटेंशन, 4 बार एक्सटेंशन मिल चुकी है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है वक्फ के यहाँ पे जो नए अपॉइंट किए हैं भाजपा ने। जी जी जनाब ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अभी तक किसी भी चीज में बोर्ड का अप्रूवल नहीं है उनमें से किसी भी ऑर्डर में। तो किस ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं? ये तो डिक्टेटरशिप चलाने की बात हो गई है। अब आइए, आप महराज मलिक साहब की बात पे आप बात कर रहे हैं। देखिए जिलानी साहब जी, ये जो पीएसए इंपोज किया गया है महराज मलिक साहब पे, ये थ्रेट है डेमोक्रेसी पे और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे। पीएसए जैसा सख्त कानून किसी ऐसे बंदे पे, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे इंपोज करना, वो भी किन चीजों की वजह से? उनकी लैंग्वेज की वजह से। जी आप नहीं मान सकते हैं आप, ना उनका कोई ऐसा केस है जिसपे वो किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए आया है, ना कोई उनके ऊपर ऐसा केस है कि वो टेररिज्म के साथ कहीं लिंक्ड हैं, ना कोई ऐसा केस है जहां पे उन्होंने वायलेशन की है किसी भी लॉ की। हाँ, उन्होंने हार्श लैंग्वेज यूज की है एडमिनिस्ट्रेटर्स के खिलाफ। और क्या आप मान सकते हैं कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को एक हार्श लैंग्वेज यूज करने के लिए, कुछ बैड वर्ड्स यूज करने के लिए आप पीएसए जैसा सख्त कानून इंपोज कर रहे हैं? ये डायरेक्ट थ्रेट है सारे उन एमएलएज के ऊपर जो कल लोगों की आवाज उठाएंगे, और ये क्लियर कट डायरेक्शंस हैं होम मिनिस्ट्री की तरफ से, जो भी कोई लोगों के हित में बात करेगा, ऊंची जबान में बात करेगा, उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाएगा। हाँ,
तो इसको इस हवाले से आप कोई देख रहे हैं। आवाज उठाएगा, लोगों की जो भी कोई आवाज उठाएगा उसके लिए यही सजा होगी। ये डराने की कोशिश लग रही है। बिल्कुल। शौकिया कुरैशी जी, क्या लगता है कि आप भी यही सोचते हैं इस गिरफ्तारी के नतीजे में सियासी तनाव बढ़ जाएगा? सियासी तनाव बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। देखिए जिलानी साहब, ये शौकिया जी एक पॉलिटिकल, शौकिया जी एक सेकंड प्लीज। जी जी जिलानी साहब, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव की बात नहीं है, ये मैसेज हर उस इंसान के लिए है जो अपनी सोसाइटी के लिए, अपने वैल्यूज के लिए, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए आवाज उठाता है। आप सोशल मीडिया पे कमेंट नहीं कर सकते हो, आप लोगों की आवाज नहीं उठा सकते हो, और ये क्लियर कट डायरेक्शन है और क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। हम एक रिप्रेजेंटेटिव को, एक एमएलए, इलेक्टेड एमएलए को अगर ऐसा कर सकते हैं तो आम इंसान कहां स्टैंड करता है वो आप बखूबी जानते होंगे। ठीक है शौकिया जी, अपनी बात रखें। आज डोडा के जो लोग हैं जी, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव जिनको उन्होंने चुन के भेजा है, ठीक, अपनी बात करने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए, वहां के मसले मसाइल को असेंबली तक पहुंचाने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो सारे लोग तो आज लाचार हैं। शौकिया जी, क्या लगता है गिरफ्तारी के नतीजे में सियासी तनाव बढ़ा हुआ है? जी देखिए जिलानी साहब, जबकि हमारी मरकजी सरकार कहती है कि हमने कश्मीर में बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है, लेकिन अब जैसा कि इमरान साहब ने भी कहा कि यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे अगर एक कमेंट आ जाए ना तो उसी वक्त आपको धर लिया जाता है। यहाँ तक कि वो कहते हैं ना, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी, ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है कश्मीरियों की। आप पत्थरबाजी तो दूर, किसी पे कमेंट करना तो, कोई बड़ा स्टेटमेंट देना तो दूर, अगर एक कमेंट या एक लाइक भी अगर आप किसी वीडियो को कर देते हैं, यहाँ तक कि कुछ अगर आप सर्च भी करते हैं तो उस पे भी उसको धर लिया जाता है, और चाहे वो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको निकाल दिया जाता है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। और जहां तक आज मलिक साहब का सवाल है, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि वो हार्श लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन एक हार्श लैंग्वेज यूज करने के लिए, नाशाइस्ता अल्फाज के लिए आप उन्हें कह सकते थे कि आप माफी मांगिए, आप उन्हें सकते थे कि कुछ देर के लिए आप कोई स्टेटमेंट में मत दीजिए। उन्होंने सिर्फ एक डिस्पेंसरी की बात की, और जो काम भी वो करते थे वो लोगों के हित के लिए करते थे, और उन पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा दिया गया कि वो लोगों के लिए ही खतरनाक है। जी, तो बताइए कहाँ का इंसाफ है? और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है हम सब लोगों के लिए कि अगर आपने कोई भी बात की, वो जैसे बड़े हैं ना, वो डराते हैं, हाँ, एक बच्चे को कहते हैं, सियासी तनाव बढ़ाया जा रहा है इस तरह की चीजों से। तनाव बढ़ाया जा रहा है कि आप देखें कि एक को हमने, एक की क्या हालत हुई, यही आप सब की हालत होगी अगर आपने। ठीक है रजनी जी, जिस तरह से बीजेपी का ये कहना मेहराज मलिक की गिरफ्तारी या फिर उनके लिए एहतजाज हुआ कल असेंबली में भी कि साहब इनको फ्री किया जाए, लेकिन आपकी तरफ से बयान आया, यानी बीजेपी की तरफ से, कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। क्या मतलब है इसका? क्या पार्टियां इस तरह की चीजों को भी पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर कर रही हैं? जिलानी जी, आप भी जानते हैं, मुझे लगता है जनता भी जानती है कि मेहराज मलिक को जो अरेस्ट किया गया, लीगल वे से अरेस्ट हुए हैं, कोई उनको जबरदस्ती बीजेपी ने अरेस्ट नहीं किया। पीएसए जो कानून है वो एनसी नहीं लाया था। आज ये बात कर रहे हैं कि सख्त कानून, ये सख्त कानून आपकी सरकारों में आया जब यहाँ स्टेटहुड थी, स्टेटहुड के तहत आप लोगों ने ये कानून को इम्प्लीमेंट किया। जो आपके अगेंस्ट बोलता था उनको आप लोगों ने दबाने के लिए ये कानून का यूज किया, क्योंकि आज आप कह रहे हैं कि हमें दबाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उसका मतलब आप लोगों ने अपनी सरकारों में भी इस कानून का इस्तेमाल अपने अपोजिशन वालों को दबाने के लिए किया है। तो क्या सरकार इस गिरफ्तारी को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, आपको लगता है? देखिए, मेहराज मलिक के लिए इनकी क्या सेंटिमेंट्स है, हो सकता है ये कम्युनिटी सेम कम्युनिटी से है, शायद वो सेंटिमेंट्स इनके हर्ट हो रहे हैं, मगर भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें लीगल वे से जो एक्शन हुआ है, लीगल वे से हुआ है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को जो ये प्रोपेगेंडा मीडिया में चला रहे हैं, इसके बगैर इनको चाहिए था होम मिनिस्ट्री में बात करनी। अगर वो सिंसियर होते मेहराज मलिक को लेकर, अगर वो चाहते कि वो फ्री हो जाते, वो जाते, स्पेशली अपने अमित शाह जी से मिलते, उनको कहते कि मेहराज मलिक बेकसूर है, उनको रिहा कर दीजिए। यहाँ पर मीडिया में सिर्फ बयानबाजी करना, इनके स्पोक्स पर्सन मीडिया में आकर इस तरीके की बातें करना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है सीएम खुद करें कि पीएसए लगाने वाली बात कोई है ही नहीं। ये तो खुद मरकज को सोचना चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब तो यही कह रहे हैं। यहाँ कहने से
यहाँ कहने से तो इसका हल नहीं निकलेगा ना। इसके लिए आप बकायदा दिल्ली जाइए, अमित शाह जी से बात कीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप अपनी बात क्यों नहीं रख रहे? जनता की बात तो आप लोगों को रखनी है ना। अगर महराज मलिक आपको लगता है निर्दोष है, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया है, तो इसका मतलब उमर अब्दुल्ला जी को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। रही बात एनसी और पीडीपी की, ये चाहते हैं कि महराज मलिक बाहर आ जाए, तो कोई भी नहीं चाहता कि भाई इलीगल वे से कोई अंदर हो। अगर वो जायज होंगे तो कानूनी तौर से वो बाहर आ जाएंगे, मगर इनको पहले अपने को देखने की जरूरत है। जो इन्होंने पीएसए लगाया था, क्या वो सही था? अब उसको ठीक करने का जो इन्होंने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम उसको रिमूव कर देंगे या खत्म कर देंगे अपने यहाँ पर, क्या उन्होंने किया? इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ बातें कर रहे हैं, 1 साल में कुछ नहीं कर पाए और लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जी सोहेल भाई, क्या पीएसए के लिए वक्त सही है या फिर अभी जरूरत है जम्मू कश्मीर में पीएसए की इस वक्त, जिस तरह के सियासी हालात बन रहे हैं? देखिए, एक्ट एक नहीं तो दूसरा। मैं छोटा सा वकील भी हूं, तो मैं बता दूं आपको कि इमरान साहब, एक्ट एक टाडा नहीं होगा तो पोटा होगा, पोटा नहीं होगा तो पीएसए होगा। एक्ट इसीलिए होते हैं कि समाज में कोई ऐसा तनाव, ऐसी चीज, और ये जो एक्ट आया था शेख साहब के टाइम पे, इसीलिए लाया था कि उस वक्त इंक्रोचर्स हमारे पहाड़ों को कब्जा करके बेचना शुरू हो गए थे, तो पीएसए उनके लिए लाया था। अब ये पीएसए इसलिए नहीं लाया था जी 2019 में फारूक बेटा जो मुख्यमंत्री भी आएगा। तो ये एक्ट जो होते हैं किसी न किसी रजीम में किसी न किसी बेटरमेंट के लिए आते हैं, लेकिन ये कहना कि नहीं ये एक्ट पर्टिकुलर को डाउन करने के लिए, किसी सियासी पार्टी को मारने के लिए, ऐसा नहीं होता है। एक्ट तो आते हैं कई एक्ट। अब हम जब यूनियन टेरिटरी में आए, कुछ हमारे ऑब्सोलीट लॉज थे जो बिल्कुल चले गए, खारिज हो गए, जो यूज नहीं होते थे, और जब हम यूनियन टेरिटरी में आए तो नए लॉज की इनेक्टमेंट आई है उसमें एज पर द यूनियन टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो लॉज आते जाते हैं, चलते रहते हैं। हिंदुस्तान में भी बहुत से लॉज हैं जो सेंट्रल लॉज हैं, उनमें भी रिपील्स होती रहती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि उस पे पीएसए लगना चाहिए था, बनता है कि नहीं बनता है? तो मेरे हिसाब से एमएलए पे पीएसए नहीं बनता है, और उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा आप दे सकते थे। उसका जो स्पीकर है, उसका जो कस्टोडियन है एमएलए का, वो जो पहला कस्टोडियन है वो ऑनरेबल स्पीकर है। देखिए, उनको स्पीकर की कंसेंट नहीं ली गई, स्पीकर को गुड फेथ में नहीं लिया गया, उन्होंने भी अपना रिबटल दिया। तो ये एक तरीकाकार जो था, ये वो ठीक नहीं था। और उसके लिए ये नहीं है कि वो मुसलमान है तो मुसलमान आवाज उठा रहे हैं, कोई हिंदू है तो हिंदू आवाज उठा रहा है, ऐसी बातें नहीं होती हैं। आप लेजिस्लेटर हैं, आप 1-1.5 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट टू विद अ नॉन आइडेंटिटी पार्टी। आम आदमी पार्टी का वजूद ही नहीं था, तो लोगों की मोहब्बत देखी उस इंसान के लिए जिन्होंने उसको जिताया और असेंबली में भेजा है। और तीसरी बात ये है, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सुबह से शाम तक गालियां निकालते रहते हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं आपको नाम गिनवाने लगूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे, जिन पे केसेस चल रहे हैं, विजिलेंस में भी, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में भी, ट्रिब्यूनल्स में भी। आपने उनपे तो कभी पीएसए नहीं लगाया, ना उनको कभी बुक किया आपने उसकी जमानत की और फिर दोबारा प्राइम पोस्टिंग पे किसी भी रजीम में हो। मैं आपको किसी भी रजीम, आप कहते हैं आर्टिकल 370 एब्रोगेशन की बात है, उससे पहले गुलमर्ग लैंड स्कैम्स चल रहे हैं, जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर में था उस पे चल रहा है। क्या कर लिया आपने उसको? आपने पीएसए नहीं लगाया, ना फांसी लगाई किसी को। कहने तो क्या सोहेल भाई, यूटी की वजह से ये पीएसए का इस्तेमाल हो रहा है, सियासी फायदा या फिर सियासी डर बिठाने के लिए? देखिए, दोनों चीजें, सियासी डर बिठाने के लिए भी है, दूसरा ये है कि आप ये सोचेंगे कि डिक्टोरल सिस्टम से कोई निजाम आपके हाथ में काबिज रहेगा। बहुत बड़े बड़े हुक्मरान दुनिया में आए, हिस्ट्री पढ़ी आप, वो कर नहीं पाए। देखिए, जमहूरियत की तर्ज पे चलती है, आपको फ्लेक्सिबल तरीके से रूल करना है। अगर आपने सत्ता के गलियारों में बने रहना है या आने वाली जनरेशन को वो बैटन देनी है सियासत की या सक्सेस की, तो ये डिक्टोरल सिस्टम जो है, मैंने पहले भी आपसे कहा, वो कहीं भी कामयाब नहीं होती है। आपको सर्व मंथन करके, आपस में विचार विमर्श करके, जो मेन इशू है, कोर इश्यूज हैं, उस पर डिस्कस करना है। तभी ये एक मुसीबत ज़दा स्टेट, जिसको हम जम्मू कश्मीर बोलते हैं, जिसको हमेशा शनि और मंगल का प्रकोप ही लगा रहता है, कभी पाकिस्तान, कभी आईएसआई, कभी ड्रग्स, कभी ये, कभी वो। तो ये चीजों के लिए रहनुमा जो होते हैं,
जो रहनुमा होते हैं, जो लोग चुनते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल बनता है। और वो जब रोल बनता है तो वो ये भूल जाएं कि वो हिंदू हैं या मैं मुसलमान है। अगर ये सोच रखेंगे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जम्मू के डोगरे हैं और कश्मीरी हैं, तो तबाही और बेड़ा गर्क होगा जम्मू कश्मीर का। हाँ। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर को बेहतर अंदाज में चलाने के लिए ये चीज़ें भूलनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से असेंबली इजलास हुआ, असेंबली के इजलास के बीच जो ताज़ियती तकरीरें हुई, बेचारी जो स्पीचेस होती हैं, जो लोग गुजर जाते हैं उनको याद किया जाता है, ये अखलाकी तौर पर एक फ़र्ज़ होता है। लेकिन इस पर भी अब एक सियासत होने लगी है। इमरान, जिस तरह से इस इजलास पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि साहब स्पीकर के हवाले कर देते हैं, टाइम भी बच जाएगा, लेकिन क्या गुजरने वाले लोगों को याद करते हुए भी सियासत की जा रही है? तो जम्मू कश्मीर जा किधर रहा है? सवाल ये है। असेंबली में जनता की बातें कहीं और रह जाती हैं और सियासी मुद्दे ही छाए रहते हैं। इमरान, देखिए जिलानी साहब, जैसे अभी काजवी साहब ने कहा कि ये रहनुमा होते हैं जिनको लोग अपना प्यार देके, अपना मैंडेट देके असेंबली तक भेजते हैं अपनी बात करने के लिए। तो ऐसे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में। कोई भी एमएलए ऐसे नहीं बनता है कि उठ के आया और एमएलए बन गया। किसी पार्टी ने उसको मैंडेट दिया, उसकी कंट्रीब्यूशंस होती हैं, उसके सेक्रीफाइसेस होते हैं सोसाइटी में। वो शायद वो तब तक नहीं दिखते हैं जब तक ना वो एक बड़े ऐवान में पहुंचते हैं या बड़े किसी टीवी चैनल तक पहुंच जाते हैं, तब वो पता चलता है कि जिलानी साहब की क्या कंट्रीब्यूशन रही है इस अपनी लाइफ में और अपनी सोसाइटी के लिए। तो उन लोगों को याद करना बहुत जरूरी है वहां पे। ये सिर्फ सवाल उन लोगों के लिए नहीं है जो गुजर जाते हैं, उनकी फैमिलीज पे। आप देखेंगे पॉलिटिकल लीडर की, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, कोई भी पॉलिटिकल किसी भी उससे हो, जब वो अपने घर को फूंक के निकलता है सियासत में लोगों की खिदमत करने के लिए जी, तो उसके बाद उनकी फैमिलीज का क्या होता है कोई नहीं पूछता है। उसकी फैमिली कैसे जीती है, कैसे क्या कर रहे होते हैं, इस पर सियासत नहीं होनी उसके लिए भी कोई, उस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। शोकिया जी, और ताज़ियती तकरीर में भी सियासत, क्या 370 के बाद इस तरह के हालात हुए जिसके हवाले से याद किया गया असेंबली में, इसीलिए सियासत हो रही? शोकिया जी, देखिए, अगर कोई वैसे होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ एक बात वहाँ जो है लोग चिल्लाने, जब कहा गया सत्यपाल मलिक साहब जो थे वो को ही वो इस दुनिया से चले गए और कहा कि ये एक हिस्टोरिकल एक डे है, तो वो हमारे लिए ब्लैक, हम उसको मनाते हैं और हमारे लिए बहुत दुख का दिन है वो, क्योंकि उस दिन हमारा जो है हमसे हमारा स्टेटहुड को हमारे को छीना गया, हमारी पहचान छीना गया। तो उसमें कहीं ना कहीं मैं ये नहीं हुई, लेकिन हमें खिलाफ इस बात से कहा कि ये एक हिस्टोरिकल डे है, उस हमसे तशख्खुस छीन लिया। जी, बीजेपी ने भी अफसोस जताया इस चीज को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मानती है रजनी जी कि स्पीकर ही सारा मसला खत्म कर दें, कि तकरीर ही ना हो और लोगों पर सियासत भी ना हो, सत्यपाल मलिक के हवाले से जिस तरह से यहाँ पर सियासत हुई? रजनी जी, देखिए, जो कल देखने को मिला सत्यपाल मलिक जी पे तो हुई कहीं ना कहीं रमेश अरोड़ा जी पर भी सियासत हुई कि वो एक कम्युनल पार्टी के साथ जुड़े हुए जो इस दुनिया में रहे नहीं है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर ऐसी टिप्पणी करना शोभा नहीं देता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। ऑबिचरी का मतलब सभी पार्टियों में जो अब नहीं है हमारे बीच में, जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनके लिए अफसोस करिए, मगर कौन किस पार्टी से जुड़ा है, कम्युनल से जुड़ा है या मुस्लिम है या हिंदू है, मुझे लगता है इस पर टिप्पणी करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को शोभा नहीं देता। जी सोहेल भाई, जिस तरह से इजलास में हमने देखा सियासी उमूर पर बहस हो रही है, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर की तरक्की में यह रुकावट डाल रही है इस तरह की बहसें? बिल्कुल सर, इसको हम एक ही वर्ड बोलते हैं, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी। पॉलिटिकल इमेच्योरिटी जो होती है, आप समझ लीजिए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, अब वो बन गया, जीत गया, रविंद्र रैना जी को हरा दिया, बीजेपी के प्रेसिडेंट को हरा दिया, मजबूरी थी, जम्मू वर्सेस कश्मीर हो रहा था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया और उसको अपने पार्टी के रहनुमाओं का ही नहीं पता है, वो इतना पॉलिटिकल इमेच्योरली बयान देता है जिसकी कोई हद नहीं है। तो उसका नुकसान किसको होता है? उस पर्टिकुलर एमएलए को। ये तो कुर्सियां का तो पता ही नहीं होता और जम्मू कश्मीर में तो पता ही नहीं है, अभी राज्यसभा इलेक्शन हुई है, कल ये सरकार रहेगी या नहीं रहेगी ये भी नहीं पता होता, क्योंकि इतना डिफिकल्ट जम्मू कश्मीर है, इसको असेस करना या इसके लिए कोई भविष्यवाणी करना कोई बड़ा मुश्किल सा काम है। तो ये अगर आप जबान जो है
अगर आप जबान का इस्तेमाल भी ठीक तरह नहीं करते, दैट टू ऑन सिटिंग ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट चेयर, तो वो दर्शाता है कि पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में। वो जो लोगों ने चुन के आपको भेजा है वो भी रोते हैं, वो भी बददुआएं निकालते हैं कि यार किस बंदे को मैंने भेज दिया असेंबली में, ना पीपल सेंट्रिक है ना कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक है, सिर्फ पावर सेंट्रिक हो गया है। और ये पागल हो चुका है। हम एक ही वर्ड यूज करते हैं कि इसको इख्तिदार ने पागल कर दिया है, हाँ। और अगली बार इसको देख लेंगे। तो इस तरह की एटीट्यूड्स जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। आप अगर रोल मॉडल देखना है कोई, आप देखिए प्रीवियसली अपने प्राइम मिनिस्टर को देखिए, सोमनाथ चटर्जी को देखिए जो 14 बार पार्लियामेंट में गया, अटल जी को देखिए, डिस्पाइट कि 32 पार्टियों की कोलिशन थी और वो प्राइम मिनिस्टर थे, और आज भी उनके जो सोशल मीडिया पे स्पीचेस और वो सब चलती हैं तो हम कायल होते हैं। और लोग छुट्टियां लेके उनकी स्पीचेस सुनने परेड ग्राउंड में जाया करते थे। मैं खुद जाता था, और गुलाम नबी आजाद साहब खुद कहते मैं भी जाता था जब स्टूडेंट था। नहीं, बड़ी बात तो यह है कि सरकार किसी और की, लेकिन अटल जी जो है नुमाइंदे बनकर बाहर जाकर सरकार की नुमाइंदगी करते। ये बड़ा बहुत अच्छा एक जो है। कभी कभी रजनी जी को भी सलाम करता हूँ कि ये बिल्कुल देखिए डिस्कशंस का मतलब क्या होता है। हमारे ओपिनियंस नहीं मिलते हैं, लेकिन जब हम बहस करते हैं किसी जगह पे जिरा करते हैं उसका आउटकम खूबसूरत आता है। तो अच्छे स्पोक्स पर्सन जो होते हैं, चाहे पार्टी ने गलत किया हो लेकिन उसको तो डिफेंड करना है, लेकिन डिफेंड करने का भी तो एक तरीका है ना। उस डिफेंड करने में जब वो खूबसूरती होती है, मैं रजनी जी को सलाम करता हूँ, मेरी बहन है, कभी कभी इतना खूबसूरत उसको डिफेंड करती है तो कहीं कोई आक्रोश नहीं होता किसी और पॉलिटिकल पार्टी को, या किसी और को नाराजगी नहीं होती। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, आप पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकते, हम समझते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक रखिए। हाँ। तो ये दुश्वारियां जो है ये आएंगी आने वाली असेंबली सेशन में, मंडे से शुरू हो रहा है। लेकिन मुझे एक आखिरी सवाल है, आप चारों से ही जानना चाहूंगा। राज्यसभा इंतखाबात हो गए, नतीजे भी सामने आ गए, और जम्मू कश्मीर के हवाले से कहा जा रहा था कि साहब असेंबली इलेक्शन होगा, फिर पार्लियामेंट इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, फिर राज्यसभा इलेक्शन, ये भी हो गया, इसके नतीजे भी आ गए। लेकिन क्या राज्यसभा इंतखाबात के नतीजे जम्मू कश्मीर की सियासत पर क्या असरात डालेंगे, और ये इंतखाबात सियासत की कौन सी समत तय करने वाले हैं? चारों से सवाल, 30-30 सेकंड। इमरान पहले आप, क्योंकि 3 सीटें आपको हमें उम्मीद है कि जो राज्यसभा नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से राज्यसभा में हमारे यहाँ से 3 कैंडिडेट्स गए हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो वहाँ पे बड़े जोश से और बड़े अच्छे ईमानदारी से जम्मू कश्मीर की पूरी बात उठाएंगे, जिन मुश्किलात से अभी जम्मू कश्मीर गुजर रहा है और जो यहाँ के ग्राउंड के एक्चुअल हालात हैं वो वहाँ पे हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में वो उठाएंगे और पूरे हिंदुस्तान को बताएंगे कि एक्चुअल पोजीशन जम्मू कश्मीर में क्या है और हमारे साथ क्या होना चाहिए था और क्या हुआ। शौकिया जी, ये राज्यसभा के इंतखाबात पीडीपी के बगैर भी मुश्किल थे, भले ही नंबर कम हो, लेकिन आपका सपोर्ट इसमें बहुत था, खासकर एनसी के हवाले से मैं बात करूं। क्या समत तब्दीली आने वाली है राज्यसभा के ये नतीजों के बाद? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे लाख इख्तलाफ सही, हमारी कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी है वो भी नहीं मिलती है, लेकिन इस वक्त हमें लगा कि हमें वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में देना चाहिए, और हमें ये लगता है कि एक बदलाव आएगा। हमारे जो कश्मीर की प्रॉब्लम्स हैं उनका कहीं ना कहीं मदावा होगा, और कश्मीर की आवाज जो है एक ऐवान में जाएगी, हाँ सुनी जाएगी जी। सबसे ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। रजनी जी ने अभी जैसा कि कहा कि ट्रांसपेरेंसी बहुत सारी चीजों में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हम ये दुआ करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो और यहाँ के आसान हो। चलिए, सियासी काम सारे हो चुके हैं रजनी जी, सारे इलेक्शंस हो गए, अब कुछ बचा नहीं है, और एनसी पीडीपी तो अब चाहेगी कि साहब चलिए राज्यसभा हो गया, अब स्टेट रूट पे आ जाइए सीधा, हो सकता है अगली बार फिर हम इसी पे बात करें। क्या कहेंगे? आपकी भी ताकत कम नहीं है रजनी जी, आपके 29 नुमाइंदे, फिर राज्यसभा में आप पहुंच ही गए हैं, तो क्या कुछ नया रास्ता बनने वाला है जम्मू कश्मीर के लिए? जिलानी जी, मैं बधाई देना चाहूंगी चारों कैंडिडेट जो जीत कर आए हैं जी, उनको मेरी दिल की गहराइयों से सबको बधाई। मगर पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के जो मसले हैं, जम्मू कश्मीर को एक पॉजिटिव वे से वो पार्लियामेंट में रखेंगे। जो हर स्टेट आगे बढ़ रही है, हमारा जम्मू कश्मीर पीछे छूट रहा था, मोदी जी उसको आगे लेकर चल रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हीं के नक्शे कदम पर हम लोग चलें, जम्मू कश्मीर को एक विकसित जम्मू कश्मीर बनाए, हिंदू मुसलमान ना करके, इसको धर्म में ना बांट कर, ये सोचें कि आप जम्मू कश्मीर की आवाम द्वारा चुने गए हैं,
और ठीक। जम्मू कश्मीर की आवाम की बात आप लोगों ने पार्लियामेंट में रखनी है। बिल्कुल, ये अच्छी बात है, जम्मू कश्मीर के अवाम की बात और उनके फैसले होने चाहिए। सोहेल भाई 30 सेकंड आपके लिए। सर देखिए, उमर अब्दुल्ला जिस तरह पैम्पर्ड मिनिस्टर था अटल जी का, उसी तरह सत शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आज गए पार्लियामेंट में, ये भी पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2005 में थे। तो मुझे लगता है ये दोनों का प्यार बना रहे और दोनों जो है पुरानी दोस्ती को आने वाले मुस्तकबिल को देखते हुए पार्लियामेंट में वही चीजें दर्शाएं जो जम्मू कश्मीर के लिए बेटर हो, उनकी पार्टीज के लिए भी बेटर हो और अमन अमान जो है जम्मू कश्मीर में प्रिवेल करे, इसकी मुझे पूरी होप है। और इनका काम जिम्मेवारी ज्यादा है बिकॉज ही बिलोंग्स टू ए पार्टी who is in opposition in Jammu and Kashmir. The role of the opposition becomes more double the role of the ruling party. बिल्कुल, अक्सर कहते हैं लोग कि खुद मोदी जी कहते हैं कि साहब कश्मीरियत की बात हो, इंसानियत की बात हो, ये तमाम पार्टियां उन तमाम ऐवानों में कश्मीरियत की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। तो नाजरीन, बेबाक मुनसिफ में आज फिलहाल इतना ही। अगले जुमा किसी एक और मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के मसाइल को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। आदाब।